हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है? जब भी एक सब्सटेंस लिया मैंने एक सब्सटेंस लिया, मैं इसका क्या करना चाहती हूँ, 1 ग्राम, ये एक ग्राम सब्सटेंस लिया है मैंने, ये 1 ग्राम सब्सटेंस लिया है। मैं क्या करना चाहता हूँ, इसका 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहती हूँ, सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहती हूँ 1 ग्राम सब्सटेंस का। उसको जितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, इंक्रीज करने के लिए मुझे जितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी, उस सब्सटेंस को मुझे जितनी हीट देनी पड़ेगी उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। अब हम बात कर रहे हैं सॉलिड्स की। तो सॉलिड में क्या होगा, तो हमारे सब्सटेंस में एक तो हमारे पास एटम्स हैं, बहुत सारे एटम पड़े हैं। तो अगर मैं एक एटम की बात करूं, एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं और एक ये पॉजिटिव कोर भी होती है, मींस न्यूक्लियस भी पड़ा होता है और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। बट इसमें अगर मैं सॉलिड की बात कर रही हूँ तो उसमें जो कंडक्शन हो रही है तो वो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी हो सकती है, इस पॉजिटिव कोर की वजह से भी हो सकती है, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि जो वाइब्रेशंस हो रही हैं, हमने लैटिस वाइब्रेशंस की थी, जो लैटिस वाइब्रेशंस होंगी वो जा तो एटम की वजह से होगी, एटम की वजह से मींस जो इसमें न्यूक्लियस पड़ा है उसमें पॉजिटिव कोर है उसकी वजह से वाइब्रेशंस होंगी, तो हमारे पास फोनॉन्स प्रोड्यूस होंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस होंगी तो उसको हम फोटॉन्स बोलेंगे, या फिर हम फोटॉन्स नहीं बोलेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अलग स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी पड़ेगी। तो अब मेरे पास जो सॉलिड में एक तो पॉजिटिव कोर प्रेजेंट है और एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमारे पास 2 स्पेसिफिक हीट्स आएंगी। एक तो फोनॉन की वजह से, फोनॉन किसकी वजह से आ रहा है, इस पॉजिटिव कोर की वजह से, लैटिस वाइब्रेशन की वजह से, और एक फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है। तो हमारे पास ये 2 में डिवाइड हो जाएगा। एक तो फोनॉन की स्पेसिफिक हीट फाइंड करेंगे हम, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। अब हमें पहले फोनॉन्स की स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है, मींस लैटिस की स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है। तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 थ्योरीज हैं। पहली है हमारे पास क्लासिकल थ्योरी, पहली है हमारे पास क्लासिकल थ्योरी। सेकंड हम करेंगे क्वांटम थ्योरी। पहले क्लासिकल थ्योरी में हमारे पास फर्स्ट साइंटिस्ट आया था ड्यूलोंग पेटेट लॉ। इसने अजम्पशंस मानी थी कि हमने लैटिस वाइब्रेशंस में क्या किया है कि एटम स्प्रिंग के साथ अटैच हैं। अगर एटम्स एक दूसरे के साथ स्प्रिंग के साथ अटैच हैं तो ईच एटम क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, और वो क्या है, एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा। इस लॉ ने क्या किया, अजम्पशंस मानी। पहली अजम्पशन क्या मानी कि जो ईच एटम है, ईच एटम वो क्या करेगा, एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा, वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा। सेकेंड अजम्पशन क्या थी, अगर वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा है वो एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली मूव करेगा, ये भी इस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये वाला अपने नियरेस्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसे ये जो सभी एटम्स हैं वो एज अ इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन उसने मानी थी, बट आगे अगर हम देखेंगे क्वांटम में ये उसकी अजम्पशन गलत हो गई थी। क्यों गलत हो जाएगी, अगर मैं इस एटम की बात करूं, ये तो इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, तो ये इंडिपेंडेंट कैसे मूव करेगा, इससे वो इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर सकता। बट ये क्लासिकल थ्योरी ने माना था कि वो ईच एटम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा और वो इंडिपेंडेंटली मूव करेगा एक दूसरे से, ठीक है, वो एक दूसरे की वाइब्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा।
अगर वो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है तो हमें पता है कि अगर मैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करूं तो सिंपल हार्मोनिक अगर मोशन हो रहा है तो उसमें हमारे पास हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा। अगर मैं 1D की बात करूं, तो H क्या हो जाएगा, यहाँ पे px²/2m, ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग्स अटैच है तो स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx² हो जाएगा। k हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब इसकी थर्ड अजम्पशन थी, सेकंड तो ये हो गई कि इंडिपेंडेंटली मूव करेगा। फिर इसकी नेक्स्ट अजम्पशन थी कि ये एज अ 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करेगा। ये 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करेगा। ईच पार्टिकल एज अ 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम कर रहा है। अब अगर मैं इसका 1D ही में केस लूं तो हमारे पास एनर्जी ये आ रही है, ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इसकी एवरेज एनर्जी निकालना चाहूँ, इसकी एवरेज एनर्जी फाइंड करना चाहूँ तो एवरेज एनर्जी हम निकाल सकते हैं। हमारे पास एक होती है थ्योरम इक्कोपार्टीशन थ्योरम, और इक्कोपार्टीशन थ्योरम होती क्या है, इक्कोपार्टीशन थ्योरम क्या कहती है कि जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म्स आएंगी, क्वाड्रेटिक टर्म मीन्स जिसकी यहाँ पे स्क्वायर पड़ा होगा, तो ऐसी यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म्स होंगी, ये भी एक क्वाड्रेटिक टर्म है, ये भी एक क्वाड्रेटिक टर्म है, तो ईच क्वाड्रेटिक टर्म कंट्रीब्यूट्स हाफ केवीटी टू एवरेज एनर्जी। तो इक्कोपार्टीशन थ्योरम क्या कहती है कि ईच क्वाड्रेटिक टर्म हाफ केवीटी कंट्रीब्यूट करेगी टू दी एवरेज एनर्जी। तो अगर मैं इसकी एनर्जी निकालना चाहूँ तो हाफ केवीटी हो जाएगी, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ केवीटी। तो हमारे पास एवरेज एनर्जी क्या आ जाएगी, इसके क्रॉसपॉन्डिंग हाफ केवीटी, इसके क्रॉसपॉन्डिंग हाफ केवीटी, तो ये क्या हो जाएगा, केवीटी हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी ही 2D में बात करूं तो 2D में क्या हो जाएगा, अगर मैं 2D में जाऊं तो 2D में H क्या हो जाएगा, 2 काइनेटिक एनर्जी आएंगी प्लस ये काइनेटिक एनर्जी है फर्स्ट के लिए, ये y एक्सिस के लिए, प्लस फिर हमारे पास 2 ही एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब यहाँ पे कितनी क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं, 4 क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं। तो ईच के लिए अगर हाफ केवीटी है तो इसके लिए भी हाफ केवीटी, इसके लिए भी हाफ केवीटी, इसके लिए भी हाफ केवीटी, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से 2 केवीटी आ जाएगा यहाँ पे एवरेज एनर्जी की वैल्यू। सिमिलरली अगर मैं 3D में जाऊं, अब 3D में हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा, px²/2m, py²/2m, ऐसे ही pz²/2m, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब हम फाइंड करेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो वो भी तीनों डायरेक्शन में होंगी। अब हमारे पास कितनी टर्म्स आ गई हैं, क्वाड्रेटिक टर्म्स 6। तो अगर 6 आ गई हैं, ईच क्वाड्रेटिक टर्म ने हाफ केवीटी देना है, तो मुझे एनर्जी क्या मिल जाएगी, 6 × हाफ केवीटी मीन्स 3 केवीटी मिल जाएगी मुझे। तो अगर मैं 1D की बात कर रही हूँ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तो केवीटी एनर्जी मिलेगी। अगर मैं 2D में जाऊंगी तो 2 केवीटी हो जाएगी, अगर मैं 3D में जाऊंगी तो 3 केवीटी हो जाएगी। और इस लॉ ने क्या माना था कि वो एज अ ईच एटम एज अ 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम कर रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या आ जाएगी, 3 केवीटी। अगर मैं मान लूँ कि मेरे सॉलिड में n एटम्स हैं, अगर हम मान लें कि सॉलिड में n एटम्स हैं, n एटम्स हैं सॉलिड में, अब एक की एनर्जी आई है हमारे पास 3 केवीटी, तो हमें n एटम्स की चाहिए, तो n के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3n केवीटी।
ठीक है, क्योंकि ये एक एटम की, एक 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी है, पर हमारे पास n एटम्स है तो n हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हो गए, क्योंकि ईच एटम एज अ 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह एक्ट कर रहा है, तो n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये पूरे सॉलिड की एनर्जी आ गई है, एवरेज एनर्जी। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है। तो स्पेसिफिक हीट होती किसके इक्वल है, स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम पे फाइंड करेंगे हम। ये होती है du/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अगर कभी भी आपको स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आप क्या करोगे, पहले उसकी एवरेज एनर्जी फाइंड करोगे, फिर उसका डेरिवेटिव कर दोगे, तो हमें CV मिल जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव किया, ये 1 बन गया, 3n/kb ये आ गया। अब n/kb को मैं क्या लिख रही हूँ, r, n/kb को मैं r लिख रही हूँ। r क्या है हमारा, यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये है हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब हमारे पास स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आ गई है 3R, और इस लॉ ने बोला था कि ये ऑल टेम्परेचर पे वैलिड है। ये क्या है, ऑल टेम्परेचर पे, चाहे आप लो टेम्परेचर पे देखो, चाहे आप हाई टेम्परेचर पे देखो, इसकी वैल्यू 3R ही रहने वाली है। बट जब हमने ये तो उसने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया, बट जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो वहां से पता चला कि हाई टेम्परेचर पे तो, एट हाई टेम्परेचर पे तो वो 3R ही रह रही थी, बट जब मैं टेम्परेचर लो करती हूँ तो वो 3R नहीं रहती है, वो टेम्परेचर के साथ वेरी करने लग जाती है। और स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर पे अगर देखेंगे तो वो T³ के साथ वेरी करने लग जाती है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया था, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, बट यहाँ पे तो इसने बोल दिया कि ये क्या कर रहा है, 3R, इसकी ऑल टेम्परेचर पे, चाहे लो पे देखो हाई पे देखो, इसकी 3R आ रही है। बट एक्सपेरिमेंट रिजल्ट ऐसे आए कि हाई टेम्परेचर पे 3R है, बट लो टेम्परेचर पे वो टेम्परेचर के साथ वेरी कर रही है, T³ के साथ वेरी कर रही है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो लॉ था वो फेल हो गया। अब ये थी हमारी क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकली माना था कि वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से मूव कर रहे हैं, हमने क्लासिकली ट्रीट किया उनको। बट सेकेंड थ्योरी आई हमारी क्वांटम मैकेनिकली, अगर देखा जाए नेक्स्ट हम करते हैं क्वांटम मैकेनिकली, अगर देखा जाए तो उसने भी क्या माने, हार्मोनिक ऑसिलेटर ही माने, बट वो क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट करेगा। क्वांटम मैकेनिकली कैसे ट्रीट करेगा अब उसको, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर मैं उसको क्वांटम मैकेनिकली देख रही हूं, क्वांटम मैकेनिकली क्या होगा, अगर मैं क्लासिकली देख रही हूँ तो एनर्जी उसकी मैं ये मान रही हूँ, उसका हैमिल्टोनियन ये मान रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 12kx², अगर मैं 1D में लिख रही हूँ। बट अगर मैं क्वांटम मैकेनिकली आऊंगी, यहाँ पे अगर इसकी एनर्जी देखेंगे तो वो kT आ जाएगी। बट क्वांटम मैकेनिकली हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी कितनी आती है, n+12 h⁻⁻। क्वांटम मैकेनिकली किसी भी हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी इतनी होती है, n+12 h⁻⁻। n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन हो सकती है। अगर n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो ग्राउंड स्टेट होगी, n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अगर n की वैल्यू 2 हो जाएगी वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे ही चलता जाएगा। अब हमें क्वांटम मैकेनिकली अगर इसकी ट्रीटमेंट करनी है तो हमें ये वाली एनर्जी लेनी होगी, इस एनर्जी से, ये वाली उसकी एनर्जी है, बट मुझे स्पेसिफिक हीट फाइंड करने के लिए एवरेज एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब एनर्जी पता चल गई, अब हम इसकी एवरेज एनर्जी निकाल सकते हैं। अब अगर हम क्वांटम मैकेनिकली फाइंड करना चाहते हैं तो हमें एवरेज एनर्जी चाहिए, तो एवरेज एनर्जी, किसी की भी एवरेज एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, ये किसी की भी एवरेज एनर्जी हम निकालते हैं KT² करली ln z/करली t, यहाँ पे क्या है
के टी स्क्वेयर, के क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है, करली बाय करली टी एल एन जेड। अब ये जेड क्या है, जेड को हम लिखते हैं पार्टीशन फंक्शन। जेड क्या है हमारा पार्टीशन फंक्शन। z हमारा पार्टीशन फंक्शन है। अब अगर आप यहाँ से देखोगे, अब हमें पहले z चाहिए ताकि हमें एवरेज एनर्जी, इसको मैं यूँ लिख लेती हूँ क्योंकि जब तक मुझे स्पेसिफिक हीट पता नहीं चलेगी, मुझे यहाँ से जब तक मुझे स्पेसिफिक, अगर मैंने स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है तो मुझे एवरेज एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो एवरेज एनर्जी निकालने का ये वाला फॉर्मूला है। तो पहले मुझे z चाहिए, z क्या है पार्टीशन फंक्शन। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे हमने n लिया है क्योंकि एनर्जी क्या मानी है, n प्लस हाफ h कट ओमेगा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले n की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा, समेशन E नॉट हो जाएगा, यहाँ पे n है, प्लस E1 हो गया, यहाँ से E2 हो गया, अप टू सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। तो z क्या हो जाएगा, E नॉट की वैल्यू हाफ h कट ओमेगा, E1 की वैल्यू 3/2 h कट ओमेगा, ऐसे ही इसकी वैल्यू 5/2 h कट ओमेगा। अब अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से फर्स्ट टर्म को कॉमन ले लूँ, फर्स्ट टर्म को कॉमन लिया 1 प्लस ई रेस टू पावर बीटा h कट ओमेगा, ठीक है, प्लस अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 बन जाएगा, यहाँ पे 2 बीटा h कट ओमेगा आ जाएगा, ऐसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, बीटा h कट ओमेगा बाई 2 डिवाइडेड बाई ई रेस टू पावर माइनस h कट ओमेगा। अब मैंने इसको ये क्यों लिख दिया, इस वाली टर्म को ये क्यों लिख दिया। अब अगर हम इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो ये बन जाएगी, वो कैसे, हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन ये होती है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्या है, ई रेस टू पावर माइनस बीटा h कट ओमेगा, ये ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो -1 आएगा। अब माइनस माइनस प्लस 1 प्लस ये बन जाएगा, प्लस सेकेंड टर्म n की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1, n -1 मीन्स -2 एक्स स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर करना है पूरे का, तो ये प्लस बन गया और साथ में 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब अगर माइनस माइनस प्लस और 2 के साथ 2 कैंसिल, तो क्या बन गया ये 1 प्लस ई रेस टू पावर बीटा h कट ओमेगा ई रेस टू पावर 2 बीटा h कट ओमेगा और अप टू सो ऑन, यही बन गया। तो हम इस वाली टर्म को ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें लॉग चाहिए, तो अगर इसका लॉग लेंगे तो क्या बन जाएगा, लॉग z लॉग ई रेस टू पावर। अब हमें पता है कि लॉग a बाई बी किसके इक्वल होता है, लॉग a माइनस लॉग b के, यही होता है। अब इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया, तो इसको क्या लिख सकती हूँ, ये लिख दूँगी माइनस लॉग 1 माइनस बीटा h कट ओमेगा, ठीक है। अब हमें पता है कि लॉग अगर किसी की भी पावर हो यहाँ पे तो वो आगे आ जाती है, लॉग की पावर अगर मैं x ले लूँ तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, पावर आगे आ जाएगी लॉग ऑफ a। और अब इसको अगर लिखा तो क्या बन जाएगा, ये वाली चीज़ आगे आ गई माइनस h कट ओमेगा। अब बीटा क्या है हमारा, kt है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 kt। बीटा की वैल्यू क्या है हमारी 1 बाई kBt, kBt मीन्स kb क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और t क्या है टेम्परेचर है, ये बन जाएगा। और log e क्या होता है 1 माइनस ये वाली टर्म, ठीक है। अब log z पता चल गया, अब हम करते हैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। अगर हमने इस वाली टर्म का, ये log z है, अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो ये क्या बन जाएगा,
पावर आगे आ जाएगी, इसका डेरिवेटिव करोगे तो मैं सीधे लिख रही हूँ एच कट ओमेगा बाई ये क्या आ जाएगा 2kt², ठीक है। -1 आ जाएगी, इसको प्लस बना देगी और पावर इसकी इंक्रीज होगी तो t² आ जाएगा। माइनस लॉग का डेरिवेटिव करेंगे 1/1 माइनस ई रेज़ टू पावर बीटा एच कट ओमेगा, बीटा को हम क्या लिख सकते हैं kt। अब फिर इसका डेरिवेटिव किया, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस दिस माइनस ई आ गया माइनस बीटा एच कट ओमेगा, बीटा को हम kt लिख लेते हैं, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल को छोड़ के डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे माइनस, यहाँ से अगर इसका t का डेरिवेटिव करोगे यहाँ पे भी माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस एच कट ओमेगा बाई kt² आ जाएगा। अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब अगर आप इसको देखोगे kt² और kt² आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा तो एच कट ओमेगा बाई 2 प्लस यहाँ से ई रेज़ टू पावर एच कट ओमेगा बाई kt 1 माइनस एच कट ओमेगा बाई kt यही बनेगा, और साथ में यहाँ पे एच कट ओमेगा आ रहा है। अब इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो ये क्या बन जाएगा, u की वैल्यू एच कट ओमेगा बाई 2 प्लस यहाँ पे एच कट ओमेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा एच कट ओमेगा बाई kt -1 ये बन जाएगा, ठीक है। तो हमारी एवरेज एनर्जी ये आ गई, एवरेज एनर्जी ये आ गई। अब एवरेज एनर्जी आ गई तो हम स्पेसिफिक हीट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें अब हमारे पास u की वैल्यू आ गई है एच कट ओमेगा बाई 2 प्लस एच कट ओमेगा बाई ई रेज़ टू पावर एच कट ओमेगा बाई kt -1। अब हमें लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे देखना है, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे देखना है। पहला अगर मैं कहाँ पे देख रही हूँ T हाई पे देखूँ, अगर T हाई पे देखूँ एक पॉइंट हम यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल है वो क्या होता है कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो यहाँ पे टेम्परेचर है। तो जो बाकी अगर देखें एच कट ओमेगा बाई kt है, अगर आप बाकी को देखोगे तो ये भी एक टेम्परेचर की यूनिट बननी चाहिए, तभी ये टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर कैंसिल होगा, तभी ये एक यूनिट लेस बनेगा। तो हम इसको लिख लेते हैं थीटा ई बाई टी। अब हमारे पास क्वांटम मैकेनिकली भी हमारे पास 2 वेज हैं, ठीक है। पहला क्या है, हम आइंस्टाइन ने थ्योरी दी थी, फर्स्ट है आइंस्टाइन ने थ्योरी दी थी, सेकंड डिबे ने थ्योरी दी थी। पहली थ्योरी थी आइंस्टाइन की और डिबे की। अब ये हम जो भी अब तक कर रहे थे क्वांटम मैकेनिकली वो आइंस्टाइन ने कहा था। आइंस्टाइन ने क्या किया, एटम को क्वांटम मैकेनिकली हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ट्रीट किया और क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट किया, बट उसको रखा इंडिपेंडेंट ही एक दूसरे से, ठीक है। बट उसने सिर्फ ये चेंज कर दिया, जो ड्यूलॉन्ग था उसने क्लासिकली किया था, आइंस्टाइन ने क्वांटम मैकेनिकली किया, बट जो सारी अजम्पशंस हैं वो बाकी सारी अजम्पशंस सेम हैं, ठीक है। हम जो अब तक कर रहे थे क्वांटम मैकेनिकली वो आइंस्टाइन थ्योरी ने कहा था। तो अब तभी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, थीटा ई लिख दिया। थीटा ई क्या है, आइंस्टाइन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर कटेगा तभी ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनेगी। तो थीटा ई को क्या लिख लिया, एच कट ओमेगा बाई के, ठीक है। अब अगर मैं टेम्परेचर हाई रख रही हूँ, टेम्परेचर हाई रखा मीन्स थीटा ई से बहुत हाई रखा, तो क्या बन जाएगा ये, तो हमारे पास अगर मैं इस वाले को थोड़ा रीअरेंज कर दूँ तो यू क्या बन जाएगा, एच कट ओमेगा बाई 2 प्लस एच कट ओमेगा बाई ई रेज़ टू पावर थीटा ई बाई टी -1, ठीक है। अब अगर यहाँ से t बहुत ज़्यादा लार्ज है थीटा ई से, तो थीटा ई बाई टी क्या हो जाएगा, वेरी लेस देन 1, ठीक है। इसको इधर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 से बहुत लेस हो जाएगा। तो जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है, अगर x बहुत लेस देन है 1 से, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, बाकी टर्म्स निगलेक्ट हो जाएंगी। तो
इसको हम ओपन कर सकते हैं। तो अगर इसको ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ई रेस टू पावर, अब इसको मैं 1 प्लस थीटा ई बाई टी माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, एच कट ओमेगा बाई 2 प्लस टी ऊपर चला जाएगा न्यूमिरेटर में, ये बन गया। अब हमारे पास यू ये आ गया है एट हाई टेम्परेचर पे। अब हमें स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है, तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है, सी वी करली यू बाय डेरिवेटिव करना है टी का, u का विद रिस्पेक्ट टू टी और वॉल्यूम कांस्टेंट रख के। अब u आ गया है तो टेम्परेचर के साथ इसका डेरिवेटिव करोगे, इसमें तो कोई t वाली टर्म प्रेजेंट ही नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस इसमें t है तो ये क्या बन जाएगा, एच कट ओमेगा बाई थीटा ई, यही बन जाएगा। अब अगर यहाँ पे थीटा ई की वैल्यू पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, एच कट ओमेगा, थीटा ई की वैल्यू क्या थी, एच कट ओमेगा बाई के, यहाँ पे थीटा ई की वैल्यू एच कट ओमेगा बाई के, तो ये कट के आ गया। ठीक है, हम ये सिर्फ किसके लिए कर रहे थे, सिर्फ हमने एनर्जी मानी है n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, सिर्फ एक ऑसिलेटर की एनर्जी मान रहे हैं। बट हमारे पास सॉलिड में कितने हैं, n एटम्स है तो n ऑसिलेटर्स होंगे, तो यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, n के, और n के यहाँ पे तो यहाँ पे जो हम एनर्जी लेके चल रहे हैं वो एक डायमेंशन की है, सिर्फ 1 डायमेंशन की। बट अगर हम 3D में जाएंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं यहीं पे देखूं एनर्जी, अगर मैं 1D की बात कर रही हूँ तो n प्लस हाफ एच कट ओमेगा आएगा। अगर मैं 2D में जाऊँ तो एक टर्म और ऐड हो जाएगी, अगर मैं 3D में जाऊँगी तो एक और टर्म ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये एन एक्स, एक्स के लिए, फिर वाई के लिए, फिर जेड के लिए, तो एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड, ये 3/2 एच कट ओमेगा आ जाएगा। तो यहाँ से एक 3 का फैक्टर आएगा। जो हमने डेरिवेशन की है वो किसके लिए की है, हमने 1 डायमेंशन के लिए। तो 3 में अगर मैं 3D की बात करूँगी, यहाँ पे 3n KB आ जाएगा। ठीक है, और n KB को हमने क्या लिखा है, r लिखा है। तो यहाँ से u की वैल्यू, सॉरी u नहीं है ये, बस स्पेसिफिक हीट आ गई है। तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या आ गई है, 3r आ गई है। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे जो ड्यूलॉन्ग ने दिया था ला, वो सही है, हाई टेम्परेचर पे उसकी वैल्यू 3r ही आ रही है। अब हम करते हैं लो टेम्परेचर पे क्या आएगा। अगर मैं लो टेम्परेचर पे देखूं तो क्या आएगा, लो टेम्परेचर पे T लेस देन थीटा ई हो जाएगा। तो यहाँ से 1 लेस देन थीटा ई बाई टी, मीन्स ये वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा है। अगर ये वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा है तो अगर आप इस वाले एक्सप्रेशन में देखोगे तो 1 निगलेक्ट कर देंगे हम, 1 क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। अगर 1 को निगलेक्ट करेंगे तो u क्या बचेगा, एच कट ओमेगा बाई 2 प्लस एच कट ओमेगा, यहाँ से ई थीटा ई बाई टी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम, ये बन गया। अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें स्पेसिफिक हीट मिल जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टी के, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। तो यहाँ से जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट आ रही थी वो ई रेस टू पावर आ रही थी, कुछ ऐसे वाला फैक्टर आ रहा था, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो ई रेस टू पावर ये बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपने इसका डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करने से हमें पता चला कि जो सी वी है वो ऐसे वेरी कर रही है, एक्सपोनेंशियली वेरी कर रही है। बट एक्सपेरिमेंटली क्या था, वो टी क्यूब के साथ वेरी कर रही थी। तो यहाँ पे ये वाला जो आइंस्टाइन ने थ्योरी दी थी ये भी फेल हो गई। ये वाली थ्योरी फेल क्यों हो रही है, ड्यूलॉन्ग की क्यों फेल हो रही थी, आइंस्टाइन की क्यों फेल हो गई, क्यों फेल होगी, क्योंकि जो ऑसिलेशंस है वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगी। इसकी ऑसिलेशन अपने नेबरिंग पे डिपेंड करेंगी,
इसकी ऑसिलेशन इसके साथ कनेक्टेड है, इसकी ऑसिलेशन इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये इंडिपेंडेंट कैसे हुए एक दूसरे से? तो जो थ्योरी दे रहे हैं क्लासिकली दी, क्वांटम मैकेनिकली दी आइंस्टाइन ने, वो गलत हो गई। ठीक है, अब क्या आया, डिबे आया, उसने क्या कर दिया, इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट कर दिया, माना उसको हार्मोनिक ऑसिलेटर, बट अब उसने क्या कर दिया कि वो इंडिपेंडेंटली मूव नहीं करेंगे, वो डिपेंडेंट, वो एक दूसरे की मोशन पे डिपेंड करेंगे। तो अब जो थ्योरी आई थी उसके हम सिर्फ रिजल्ट्स करेंगे। जो डिबे ने थ्योरी दी थी, उस थ्योरी में क्या था कि जो सी वी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है टी क्यूब के एट लो टेम्परेचर पे, और सी वी की वैल्यू 3R है एट हाई टेम्परेचर पे। ये जो इसने थ्योरी दी वो एब्सोल्युटली करेक्ट थी। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आई। इसके अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखेंगे तो ये बिल्कुल मैच कर गए इसके रिजल्ट। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक हीट है एक्चुअल में ऐसे वेरी कर रही है एट हाई लो टेम्परेचर पे टी क्यूब के साथ, और हाई टेम्परेचर पे 3R, मतलब इसकी कांस्टेंट है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा कि यहाँ पे तो 3R है, ये टी क्यूब के साथ वेरी करेगी, इधर को टेम्परेचर है, यहाँ पे CV है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जैसे हमने वहाँ पे क्या माना है, आइंस्टाइन टेम्परेचर माना था h/ओमेगा/kb। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक θd टेम्परेचर मानेंगे, इसमें भी वही एक्सप्रेशंस किए थे, कुछ थोड़ा सा चेंज आ गया था। अब देखो θd है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ω/d/kb। ω/d क्या, फ्रिक्वेंसी ऑफ, ठीक है, डिबे ऑसिलेशन। अब इन दोनों में क्या चेंज है, आइंस्टाइन और इसने क्या क्या सोचा। जब हमने आइंस्टाइन की थ्योरी की थी वहाँ पे मैं बताना भूल गई, वहाँ पे उसने कंसीडर किया था कि जो भी ऑसिलेशंस होंगी, क्योंकि जब भी वाइब्रेशंस होंगी, क्योंकि हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अगर टेम्परेचर देंगे तो ऑसिलेशंस होंगी, तो जो ऑसिलेशंस हो रही हैं वो क्या है, उन ऑसिलेशन की वजह से, जो ऑसिलेशंस हो रही हैं उसकी वजह से जो वेव्स आएंगी उसकी फ्रिक्वेंसी आइंस्टाइन ने बिल्कुल सेम मानी। आइंस्टाइन जो हमने थ्योरी की है पहले, उसने क्या किया, जो वाइब्रेशंस होंगी, लेटिस वाइब्रेशंस होंगी, उसकी वजह से जो वेव्स आएंगी उन सभी वेव्स की फ्रिक्वेंसी उसने सेम मानी। ठीक है, बट एक्चुअल में वो फ्रिक्वेंसी सेम नहीं हो सकती। कोई एटम कैसे वेव करेगा, कोई एटम कैसे बिहेव करेगा, क्योंकि अगर मैं एटम को सेम मान लूँ तो शायद हो सकता है कि वो सेम फ्रिक्वेंसी के साथ मूव करें, बट अगर एटम को डिफरेंट मान लूँ, जैसे हमने डायटोमिक वाला किया है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी सेम नहीं होगी। तो अकॉस्टिकल ब्रांच भी आ सकती है, ऑप्टिकल ब्रांच भी आ सकती है। तो इस डिबे थ्योरी ने क्या माना कि सब अलग अलग फ्रिक्वेंसी से मूव कर रहे हैं। तो अगर अलग अलग फ्रिक्वेंसी से मूव कर रहे हैं तो हम एक सेट ऑफ फ्रिक्वेंसीज को मोड बोल देते हैं, हम एक सेट ऑफ फ्रिक्वेंसीज को मोड बोल देते हैं। सेट ऑफ फ्रिक्वेंसीज को हमने मोड बोल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे मोड्स हो सकते हैं क्योंकि फ्रिक्वेंसीज बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो अब हमारा इसमें जो हमने डिबे थ्योरी की है, इसमें अब हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मोड्स कितने होंगे। ठीक है, अब एक होते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स या फिर डेंसिटी ऑफ मोड्स। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर मैं एक रेंज देख रही हूँ, इस रेंज में हमें मोड तो पता चल गया कि सेट ऑफ फ्रिक्वेंसीज को हम मोड बोल रहे हैं। ठीक है, अब इस रेंज में कितने मोड्स आ रहे हैं उसके लिए हमें पता, उस कितने मोड्स आ रहे हैं वो हमें कौन बताएगा, डेंसिटी ऑफ मोड्स या फिर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो अब हमारा मोटिव क्या है, नंबर ऑफ मोड्स निकालना, फिर डेंसिटी ऑफ मोड्स या फिर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फाइंड करना। अब यहाँ से ये फाइंड करने से पहले अगर हम यहाँ पे देखें, हम सब कुछ 3D में कर रहे हैं, हम सब कुछ 3D में कर रहे हैं। तो जो ये स्पेसिफिक हीट आई है वो 3D में आई है। अगर मैं 2D में देखूं तो क्या हो जाएगी, अगर मैं 2D में देखूं तो क्या हो जाएगा, 2D में देखोगे तो स्पेसिफिक हीट T² के साथ वेरी करेगी 2D में, और 1D में देखोगे तो वो T के साथ वेरी करेगी। एक ये क्या है, एट लो टेम्परेचर पे,
क्योंकि हाई टेम्परेचर पे तो वो कांस्टेंट ही है। तो ये ध्यान रखना है, हम सब कुछ 3D में कर रहे हैं, 3D में ये टी क्यूब के साथ वेरी करेगी। अगर आप 2D में आ जाओगे तो वो टी स्क्वायर के साथ वेरी करेगी, और अगर 1D की बात करोगे तो ये टी के साथ वेरी करेगी। ठीक है, अब अगर हमने अभी किया है कि सी वी क्या है, करली यू बाय करली टी है। ठीक है, अगर सी वी की जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो टी क्यूब के साथ आ रही है, तो इसकी प्रोपोर्शनैलिटी टी 4 के साथ आ रही होगी, तभी तो एक पावर डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे क्यूब बन जाएगा। तो मैं यहाँ से देख के बता सकती हूँ कि जो u है वो u टी 4 के साथ वेरी करेगा 3D में, u टी 3 के साथ वेरी करेगा 2D में, और u टी स्क्वायर के साथ वेरी करेगा 1D में। आप सी वी से सी यू की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिबे का। ठीक है, कि स्पेसिफिक हीट लो टेम्परेचर पे किसके साथ वेरी करती है, हाई टेम्परेचर पे किसके साथ वेरी करती है। अब हम फाइंड करते हैं इसके नंबर ऑफ मोड्स। अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोड्स। तो नंबर ऑफ मोड्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ मोड्स इक्वल होते हैं, यहाँ पे अगर मैं 3 डायमेंशनल की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे 3 आएगा। 3 क्यों आ रहा है, ये डीजनरेसी है ड्यू टू पोलराइजेशन। ठीक है, क्योंकि हम अब 3 डायमेंशन में बात करेंगे तो जो वेव्स निकलेंगी, जो फोनॉन्स निकलेंगी, उसकी 1D में भी कुछ पोलराइजेशन होगी, फिर 2D में तीनों डायरेक्शंस में होगी। तो यहाँ पे जब भी हम 3D का केस करेंगे यहाँ पे 3 का फैक्टर आएगा, वो डीजनरेसी का फैक्टर आ रहा है, इनटू अब यहाँ पे हम मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम आ जाएगा, मीन्स 4/3 पाई के क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। नंबर ऑफ मोड्स कैसे फाइंड करते हैं, अगर 3D की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे 3 आएगा, अगर 2D की बात करूँगी तो 2 आएगा, अगर 1D की बात करूँगी यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम, वॉल्यूम ऑफ पोजीशन या फिर के स्पेस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल इन रेसिप्रोकल लैटिस, इन रेसिप्रोकल लैटिस। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ मोड्स ऐसे फाइंड कर सकते हैं, 4/3 पाई के क्यूब डिवाइडेड बाय 2 पाई एल का क्यूब। ठीक है, क्योंकि हम जब भी रेसिप्रोकल की बात करते हैं तो वहाँ पे एक लेंथ क्या हो जाती है, 2 पाई बाई एल रेसिप्रोकल हो जाती है। तो अगर मैं वॉल्यूम निकालूंगी तो तीनों साइड्स की लेंथ को क्यूब कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं 2D की बात करूँ, यहीं से अगर मैं 2D की बात करूँ तो n डैश क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे अब वॉल्यूम ना होके एरिया आएगा, तो एरिया क्या होगा सफ़ियर का, पाई के स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब इसका एरिया हो जाएगा मीन्स 2 पाई बाई एल का स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं 1D की बात करूँ तो यहाँ पे 1 आ जाएगा इनटू, अब सिर्फ लेंथ आएगी। ठीक है, अगर लेंथ आएगी तो यहाँ पे 2K आ जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 पाई बाई एल आ जाएगा सिंपली। ठीक है, तो पहले हम 3D की बात करते हैं। तो 3D में अब हमारे पास n डैश मीन्स नंबर ऑफ मोड्स ये आ गए हैं। अगर नंबर ऑफ मोड्स ये आ गए हैं, अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई के क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 पाई क्यूब इंटू एल क्यूब, 4 पाई यहाँ पे के क्यूब, अब एल क्यूब को यही रखते हैं, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और एक पाई भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, के क्यूब एल क्यूब बाई 2 पाई स्क्वायर, तो एन डैश हमारा ये आ गया। अब हमें फाइंड करनी है नंबर ऑफ मोड्स, तो पता चल गया। अब हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट्स मीन्स डेंसिटी ऑफ मोड्स फाइंड करने हैं, तो उसको हम लिखते हैं डी ओमेगा के साथ। तो डी ओमेगा होता क्या है, इसका डेरिवेटिव कर देना है ओमेगा के साथ, इसका डेरिवेटिव कर देना है ओमेगा के साथ। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे ओमेगा तो है ही नहीं। अब हमें पता है कि अगर ओमेगा को मैं वैक्यूम में बात कर रही हूँ, वैक्यूम में जो रेडिएशंस हैं उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी,
सी होती है, सॉरी उसकी स्पीड क्या होती है, सी होती है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ओमेगा किसके इक्वल होता है, सी के, कि सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या है, वैक्यूम में। बट अगर मैं सॉलिड में आऊँगी तो वहाँ पे मीडियम की वजह से यहाँ पे v आ जाएगा। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ फोनॉन्स। अब यहाँ से मैं k की वैल्यू पुट कर सकती हूँ। k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा बाई v। तो पहले हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो L क्यूब ओमेगा क्यूब बाई 2 पाई स्क्वायर यहाँ पे v क्यूब। कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये वॉल्यूम नहीं है, ये वेलोसिटी है। अब डेरिवेटिव कर सकते हैं ओमेगा के साथ, तो ओमेगा के साथ डेरिवेटिव करेंगे L क्यूब और 3 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई स्क्वायर v क्यूब। ये आ गया। ये आ गया हमारा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं कि 3D के केस में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कैसे वेरी कर रही हैं ओमेगा के साथ। कैसे वेरी कर रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर के साथ, ठीक है। अगर 2D में जाएंगे तो फिर वहाँ पे देखेंगे कैसे वेरी कर रहा है। तो क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट्स और नंबर ऑफ स्टेट्स निकालने आने चाहिए। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये हमने n डैश माना है, ये हमने माना है सिर्फ एक ऑसिलेटर के लिए, सिर्फ एक की बात कर रही हूँ। बट हम बात कर रहे हैं 3D में, और 3D में कितने होते हैं, n ऑसिलेटर्स होते हैं। तो n क्या हो जाएगा, n डैश को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3n, क्योंकि अगर मैं 3D की बात कर रही हूँ तो वहाँ पे 3n ऑसिलेटर्स हैं। एक डायमेंशन में एक ऑसिलेटर है, ऐसे ही 3 डायमेंशन में हमारे पास 3n ऑसिलेटर्स हो जाएंगे। तो n डैश को मैं क्या लिख सकती हूँ, किसके इक्वल लिख सकती हूँ, 3n ऑसिलेटर्स के, ठीक है। क्योंकि ये भी हम 3D में बात कर रहे हैं, 3D में नंबर ऑफ मोड्स निकाले हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं 3D की बात कर रही हूँ तो 3 डायमेंशन है, n क्या है, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं हमारे, तो 3n हार्मोनिक ऑसिलेटर्स बोल सकती हूँ, या फिर 3n एटम्स हैं हमारे पास। अब n डैश की अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ L क्यूब, अब हम सब कुछ डिबे में कर रहे हैं तो यहाँ पे ओमेगा d लिख देती हूँ, 2 पाई स्क्वायर v क्यूब इज इक्वल टू 3n, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से ओमेगा d की वैल्यू निकल आएगी 3 इंटू 3 6 हो गया, n पाई स्क्वायर v क्यूब, यहाँ से L क्यूब। तो ओमेगा d की क्या वैल्यू आ जाएगी, 6n पाई स्क्वायर v क्यूब बाई L क्यूब रेस टू पावर 1/3। अब हमने एक टेम्परेचर लिखा था, टेम्परेचर क्या लिखा था, कि थीटा d किसके इक्वल होगा, ओमेगा h कट ओमेगा w, h कट ओमेगा d के बी। यहाँ पे मैं ओमेगा डी की वैल्यू पुट कर सकती हूँ, तो ओमेगा डी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये के बी 6n पाई स्क्वायर वी क्यूब बाई एल क्यूब 1/3। तो कुछ कई समटाइम्स पेपर में कुछ ऐसा रिलेशन भी आ सकता है कि थीटा डी की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लेंथ, या फिर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये वाले रिलेशन आपको ड्राइव करने आने चाहिए। ये था 3D का केस। अब हम करते हैं इसको 2D में। तो 2D में क्या हो जाएगा, 2D में ये वाली चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 2 आएगा, वॉल्यूम की जगह एरिया आएगा, पाई के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई एल का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 पाई के स्क्वायर, यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर आ जाएगा। तो एन डैश क्या हो जाएगा, ये 2 कट गया, ये कट गया, के स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2 पाई, ठीक है। अब एन डैश निकला है, अब हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकाल सकते हैं। तो ये क्या होता है, डी एन डैश बाई डी ओमेगा। अब एन डैश में ओमेगा है नहीं, तो हम ओमेगा को क्या पुट करेंगे, हम सॉलिड की बात कर रहे हैं तो ये लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2 पाई वी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से हम के की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे अब इसकी डेरिवेटिव करना है तो क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2 पाई वी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई पाई
वी स्क्वायर। ये आ गई हमारी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। अब सिमिलरली हम थीटा डी का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो थीटा डी का रिलेशन फाइंड करने के लिए अब यहाँ पे 2D की बात कर रही है, तो 2n हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर्स होंगे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो n डैश को हम 2n लिख सकते हैं। n डैश को 2n लिखा तो n डैश की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2 पाई वी स्क्वायर 2n के इक्वल है। तो यहाँ से ओमेगा डी लिखेंगे अब हम, क्योंकि डिवे थ्योरी कर रहे हैं। 2n यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 पाई वी स्क्वायर, यहाँ से एल स्क्वायर, तो ओमेगा डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 पाई वी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर 1/2। और थीटा डी की वैल्यू किसके इक्वल थी, थीटा डी की वैल्यू थी एच कट ओमेगा डी बाय के बी। अब ओमेगा डी की वैल्यू पुट की 4 पाई वी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, यहाँ पे 1/2। तो 2D में हमारे पास डिवे टेम्परेचर इतना आ गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे n चल रहा था, यहाँ पे साथ में n चल रहा था, n आएगा साथ में, ठीक है। अगर हम इसको देखें एल स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ मैं, ए स्क्वायर, ए लिख सकती हूँ मीन्स एरिया। तो इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ये 2 स्क्वायर बन जाएगा और हाफ कट जाएगा, तो इसको मैं 2, यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी पाई 1/2 और n बाई, इसको एरिया लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखे रहने दो, ठीक है। अब n/a को हम लिख सकते हैं नंबर डेंसिटी, तो h कट 2v/kb, इसको हम लिख देते हैं स्मॉल n। स्मॉल n क्या है, n/a, ये है हमारी नंबर डेंसिटी। अगर आप 3D में जाओगे, अगर 3D के केस में इसको देखोगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, n/वॉल्यूम मीन्स n/l3। आप उस फॉर्म में भी उसको निकाल सकते हो, ठीक है। किसी भी फॉर्म में अगर पूछा हो तो आप निकाल सकते हो। अब हम करते हैं लास्ट हमारा 1D का केस। तो हमारा 1D में क्या हो जाएगा, अब n डैश 1D है तो 1 आएगा। अब वहाँ पे लेंथ आएगी, लेंथ क्या होगी 2k, ठीक है। अगर मैं ऐसे बात करूँ तो ये एल के हो जाए माइनस के, ये के, तो टोटल लेंथ 2k हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय एल आएगा, ठीक है। एन डैश, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल, एल के बाय पाई आ गया। तो यहाँ से अगर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालनी है तो डी एन डैश बाई डी ओमेगा, इसको फिर से ओमेगा के टर्म में लिखते हैं, तो ओमेगा क्या होता है के वी, तो यहाँ से के की वैल्यू ओमेगा बाई वी आ जाएगी, तो इसको लिखा ओमेगा बाई पाई वी। अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव किया तो ये क्या आ गया एल, डेरिवेटिव करेंगे ओमेगा 1 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए नंबर ऑफ मोड्स या फिर डेंसिटी ऑफ मोड ओमेगा के साथ कैसे डिपेंड कर रहे हैं, अगर मैं 3D की बात करूं तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ओमेगा स्क्वायर के साथ वेरी कर रहे थे, ठीक है, 3D में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। अगर मैं 2D में आई तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ओमेगा 1 के साथ वेरी कर रहे हैं। बट अगर मैं 1D में आ रही हूँ तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा ओमेगा पे, ओमेगा आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए और आपको ये निकालने आने चाहिए। अब डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकल गए, अब हम थीटा डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन डैश को अब सिंपली 1n लिखेंगे, क्योंकि 1 डायमेंशन की बात है तो 1n हार्मोनिक ऑसिलेटर्स होंगे, मीन्स n ऑसिलेटर्स होंगे। अब यहाँ पे n की वैल्यू पुट की तो एल ओमेगा बाई पाई वी इज इक्वल टू n, तो ओमेगा डी लिख लेते हैं, डिबे थ्योरी कर रहे हैं, तो n पाई वी बाई एल। अब थीटा डी क्या था हमारा, एच कट ओमेगा डी बाई के बी, तो एच कट ओमेगा बाई के बी, यहाँ पे इसकी वैल्यू n पाई वी बाई एल। अगर मैं यहाँ पे
इसको नंबर डेंसिटी के फॉर्म में निकालूँ तो नंबर डेंसिटी n बाय यहाँ पे लेंथ हो जाएगी h कट ओमेगा बाई के बी स्मॉल n पाई v। तो ये आ गई हमारी 1D में थीटा डी की वैल्यू। ठीक है, अब अगर हमारे पास अगर हम जनरलाइज फॉर्मूला करें, क्योंकि अगर हम नेट की अगर बात करें तो पेपर में इतना टाइम तो नहीं होता कि आप इतनी लंबी डेरिवेशंस करोगे, बट आपको मेथड बता दिया है कि कैसे निकलते हैं। अब हम करते हैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर हम स्पेसिफिक हीट की बात करें या फिर हम एनर्जी की ही बात करते हैं, एवरेज एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टी रेस टू पावर डी बाई एस प्लस 1। यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टी रेस टू पावर डी बाई एस प्लस 1। अब ये डी क्या है और एस क्या है? डी हमारी डायमेंशंस हैं। अगर आप 1D की बात करोगे, 1D में डी की वैल्यू 1 हो जाएगी। 2D की बात करोगे तो डी की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर 3D की बात करोगे तो डी की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे S क्या है? अब देखो S एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2 होगी अगर हम नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। अगर S की वैल्यू 1 होगी अगर हम रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स की बात करें। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं? जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करते हैं या फिर उसके कंपेरेबल, जैसे फोटॉन्स हैं तो इसमें फोटॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, फोनॉन्स नॉन रिलेटिविस्टिक केस में आएंगे क्योंकि फोनॉन्स स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल नहीं करते, वो एक मीडियम में ट्रैवल करते हैं और मीडियम में कभी भी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल स्पीड नहीं हो सकती। तो फोनॉन एक नॉन रिलेटिविस्टिक केस है। अब अगर क्वेश्चन में आपको नहीं गिवन कि डी कितने डायमेंशन में है या फिर रिलेटिविस्टिक केस है या फिर नॉन रिलेटिविस्टिक केस है, तो आप क्या मानोगे? उसको 3D मानोगे और नॉन रिलेटिविस्टिक का केस मान के चलोगे। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम देखें यहाँ पे अब हमारे पास 2 टाइप्स के फोनॉन्स होते हैं। अगर हमने एक अकॉस्टिकल ब्रांच की है, एक ऑप्टिकल ब्रांच की है। अब अगर मैं अकॉस्टिकल ब्रांच की बात करूं, अगर मैं अकॉस्टिकल फोनॉन्स की बात करूं तो वो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स की तरह माने जाते हैं। मीन्स उसके लिए S की वैल्यू 1 होगी। बट ऑप्टिकल फोनॉन्स होते हैं जो, उसके लिए S की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, क्योंकि हमने ऑप्टिकल ब्रांच भी की है और अकॉस्टिकल ब्रांच भी की है। अकॉस्टिकल में S की वैल्यू 1 हो जाएगी और ऑप्टिकल में S की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, एनर्जी का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखते हैं। अब हम अगर 3D में बात कर रहे हैं, अगर हम 3D में बात कर रहे हैं तो 3D की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर मैं किसकी बात करूं? अकॉस्टिकल फोनॉन्स की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। अब इसके लिए S की वैल्यू 1 है प्लस 1, तो U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया T रेज़ टू पावर 4 के। अगर 2D में आएंगे तो ये T क्यूब के साथ वेरी करेगा। 1D में आएंगे तो U किसके साथ वेरी करेगा? 2 के साथ, क्योंकि 2D में आप D की वैल्यू 2 पुट करोगे, S की वैल्यू 1 ही है। 1D में D की वैल्यू 1 और S की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अब आते हैं हम स्पेसिफिक हीट पे। अगर आप स्पेसिफिक हीट को देखोगे कि वो क्या है, डेरिवेटिव ही करना है U का, तो वो एक पावर 1 कट जाएगा यहाँ से, तो इसके साथ वेरी करेगी। अब अगर अकॉस्टिकल फोनॉन के लिए निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा? T क्यूब हो जाएगा, क्योंकि S की वैल्यू तो 1 ही है बट D की वैल्यू वेरी कर रही है। ये हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब अगर हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की बात करें, ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को भी जनरलाइज करें तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कैसे वेरी करेंगे? डेंसिटी ऑफ स्टेट्स वेरी करेंगे ओमेगा के साथ D/S - 1। ठीक है, D/S - 1। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं 3D की बात कर रही हूँ, 3D में क्या था?
अकॉस्टिकल फोनॉन के लिए ही 3/1 -1 2 हो जाएगा। 2D में बात करूं तो 2/1 -1 मीन्स 1 हो जाएगा। अगर मैं 1D में बात करूंगी तो 1/1 -1 0, तो यही आ रहा था हमारा। ठीक है, अगर ये तो ओमेगा की फॉर्म में, अगर आपने एनर्जी की फॉर्म में इसको लिखना है तो कैसे, क्योंकि ई क्या होती है, एच को तो ओमेगा ही होती है। ठीक है, अगर आपने इसको एनर्जी की फॉर्म में लिखना है तो ये यहाँ पे ई आ जाएगा, बाकी चीज़ें सारी सेम रहेंगी। तो ये जनरलाइज फॉर्मूले हैं स्पेसिफिक हीट के, एवरेज एनर्जी के और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की। ठीक है, जो अब हम मोस्टली जो लैटिस वाइब्रेशन में अकॉस्टिकल फोनॉन्स की बात करते हैं, बट ऑप्टिकल फोनॉन्स जब हम फेरोमैग्नेटिज्म करेंगे वहाँ पे आएगा कि ऑप्टिकल फोनॉन्स मैग्नॉन्स होते हैं एक, उनके लिए होती है एस की वैल्यू 2, उनको हम ऑप्टिकल फोनॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का ये टॉपिक। तो आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट्स 2D में, 1D में, ठीक है, चाहे 3D में निकालने आने चाहिए, और उसके जर्नलाइज फॉर्मूले अब याद कर लो, क्योंकि नेट के पेपर में इतना टाइम तो नहीं होगा, तो आपको जर्नलाइज फॉर्मूले लर्न हो जाने चाहिए। थैंक यू।